हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिजिक्स टीचर निशांत त्रिवेदी। और आज वेक्टर के दूसरे क्लास में हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं वो अपने वेक्टर डायरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपने फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर स्केलर के बीच का डिफरेंस, टेंसर को डिफाइन किया था हम लोगों ने, जिसकी वीडियोस पड़ी हुई है। साथ ही साथ हम लोगों ने वेक्टर को ये समझा था कि वेक्टर को ऐड करने के लिए क्यों स्पेशल लॉस की जरूरत पड़ती है, और अगर वो स्पेशल लॉ फॉलो नहीं करता है इट मींस वो स्केलर क्वांटिटी है। इस कड़ी में चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वेक्टर के डायरेक्शन को समझने के लिए इस यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। लेट्स स्टार्ट वेक्टर डायरेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी वेक्टर के ऊपर ये कैप का साइन लगा हो, हैट का साइन लगा हुआ हो, ए कैप ए हैट पढ़ते हैं, इट मींस कि आप यूनिट वेक्टर को शो कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना होगा कि हमारा ये जो यूनिट वेक्टर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है हमारा यूनिट वेक्टर, और उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग बात करें तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अगर आप ध्यान देंगे तो ये वेक्टर ए है और वेक्टर ए को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वेक्टर ए को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया गया है, और जब इन दोनों को डिवाइड किया जाता है तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है, जो हमारा प्रोडक्ट आता है, उसको हम लोग ए कैप कहते हैं। तो ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर। अब सवाल उठता है कि इसका यूज क्या है, ए कैप को क्यों पढ़ना जरूरी है। तो अपने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है जिसे आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जिसे जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जिसे के कैप से डिनोट करते हैं, इनको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में। एक बार इसको समराइज करते हुए देन हम आगे चलते हैं बच्चों। I cap means the direction of given vector is along x-axis. J cap denotes the given vector is along y-axis, and K cap is a unit vector along z-axis. So now, जब भी हमारा कोई वेक्टर I cap, J cap और K cap में दिया हुआ हो तो उसका क्या मीनिंग होता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब हम ये सीखेंगे कि इनका एडवांटेज क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जांपल से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन along x एक्सिस, ऐसा लिखा हुआ है। क्या मतलब है बच्चों इसका? इस पूरे सेंटेंस को हम वेक्टर में लिखेंगे, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड डायरेक्शन along I कैप। ये जो आपने लिखा ये इसी फॉर्मूले को यूज करके लिखा है। समझिए इसको कैसे। मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर पता करना है तो आपको उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आप जरा देखिए कि आपको फोर्स वेक्टर लिखना है, वेक्टर एफ क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। यहां पर आपका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, और डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर यानी 10 इंटू आई, दैट शोज द वेक्टर। ये हो गया किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखने का तरीका, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक वेक्टर है ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो गिवन वेक्टर हो ये वन डायमेंशनल हो सकता है वो इन ए प्लेन हो, टू डायमेंशनल हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट योर वेक्टर इज इन 3D, वो स्पेस में हो। तो जब भी वो स्पेस में होगा, जैसे कि इस वेक्टर को आप देख रहे हैं, उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट गिवन है। इट मींस कि आपका वो जो वेक्टर है वो स्पेस में है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है। तो आप 3 डायमेंशनल वेक्टर हो, 2 डायमेंशनल वेक्टर हो या 1 डायमेंशनल वेक्टर हो, हर कंडीशन में आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तो आप यही यूज करेंगे। मींस इस वेक्टर में आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। तो किसी 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट मींस ए का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वाई कंपोनेंट मींस बी के स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर मींस z component of the given vector. This is what
this is the magnitude of vector A, this is what your vector A, and when both are divided then we will get a unit vector. So this is the complete concept, and this concept will be useful when you need to find the direction of a vector. That was our topic, vector direction. चलिए इसको एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, प्रोसीड करते हैं इसे, और तब देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन इस टॉपिक पर एक्सप्लेन किया जा सकता है. We have important question, find direction of vector given by vector A. यहां भी हमको डायरेक्शन पता करना है. My dear students, जब भी आपको डायरेक्शन पता करना हो, it clearly means कि you have to find the unit vector. So सबसे पहले आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे कि when a vector is divided by its own magnitude, when a vector is divided by its own magnitude, then we will get unit vector. ये हमारा फॉर्मूला है. अब आइए इसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे. यहां पे आपका यूनिट वेक्टर रहा कितना? वेक्टर रहा 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है. ये मींस अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. दिस गिव्स यूनिट वेक्टर. You have the final answer in the form of 2i plus 3j plus 4k divided by under root of 29. ये है आपका डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर. तो जब भी आपके पास कोई वेक्टर हो और आपको उसका डायरेक्शन शो करना हो, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? यूनिट वेक्टर का जो बेसिक फॉर्मूला है. इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं रखना है आपको कि आपका वेक्टर 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है. आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बेसिक फॉर्मूले से रखना है. माय डियर स्टूडेंट्स, इस कड़ी में हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, और चलिए हम उनको देखते हैं. ये क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है कि इज दिस रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट? एलएचएस में लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर भी, और आरएचएस में यूनिट वेक्टर ए. यहां पे भी वेलोसिटी हो सकता है, ए एक्सेलरेशन हो सकता है. ये गिवन भी नहीं है हमारे क्वेश्चन में, बट यूनिट वेक्टर है, ये क्लियर है. और आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि व्हेन योर वेक्टर इज डिवाइडेड बाय, व्हेन योर वेक्टर भी इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो जब भी आप किसी वेक्टर मींस एल टी इनवर्स में एल टी इनवर्स से डिवाइड करेंगे, ये आपका डायमेंशनलेस टर्म हो जाएगा. सो आपका जो एलएचएस है माय डियर स्टूडेंट्स, ये डायमेंशनलेस है. यही बात आपके आरएचएस पे भी लागू होगी. क्या है? ई कैप मींस योर vector A is divided by the magnitude of A, and you know if A is acceleration, whatever be the quantity, whether it is an acceleration or force or momentum, कुछ भी हो, आपको suppose acceleration है, then LT minus 2 by LT minus 2, again you will get M0 L0 T0. so आपका LHS भी dimensionless था, RHS भी dimensionless है. so is this relation correct? yes, above relation is dimensionally correct. so unit vectors जो हैं, किसी भी क्वांटिटी के टर्म में हम क्यों ना रिप्रेजेंट कर रहे हो, वे डायमेंशनली एक दूसरे के बराबर होंगे. आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में फाइंड सी इफ वेक्टर यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0.3i प्लस 0.6j प्लस ck. क्लियरली दिख रहा है आपको कि जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है. अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपके पास किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, आरएचएस में जो वेक्टर दिया हुआ है 0.3, उसका एक्स कंपोनेंट है, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है. सो ए एक्स का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर प्लस ए वाई मीन्स 0.6 का स्क्वायर प्लस ए जेड मीन्स सी का स्क्वायर. चलिए प्रोसीड करते हैं. अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं. सो 1 इज इक्वल टू 0.09 प्लस 0.36 प्लस सी स्क्वायर. यू हैव 0.45 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. येट अनदर 1 माइनस 0.45 is equal to c square, then c square is equal to 0.55. so
आपको चाहिए क्या, c चाहिए, सो c इज इक्वल टू हो जाएगा √0.55। आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में, चूंकि हमारा जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है, सो आप इसका मैग्नीट्यूड कितना एज्यूम करेंगे, 1 एज्यूम करेंगे और मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और इसमें जो अननोन टर्म है c उसको हम लोग सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। सो जब भी हम किसी यूनिट वेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, सो यूनिट वेक्टर के एक्सप्लेनेशन के समय हमेशा इस बात को अपने माइंड में रखना है कि हम कैसे प्रोसीड करें। आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप दो वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं, वेदर यू नीड टू फाइंड देयर रिजल्टेंट, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सो उन हर केसेस में आपको उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि दो वेक्टर्स का एंगल फाइंड आउट करते समय किन पॉइंट्स को माइंड में कीप करके रखना है हमको। सो पहला फिगर आप देख रहे हैं, बोथ द वेक्टर्स आर कोइनिशियल। ये ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कि आप फोकस करेंगे कि बोथ वेक्टर्स मस्ट बी कोइनिशियल, दोनों ही वेक्टर्स कोइनिशियल होने चाहिए। कोइनिशियल वेक्टर मतलब दोनों का ऑरिजिन पॉइंट सेम होना चाहिए। आप देख रहे हैं हमारा जो ये फिगर है इसमें दोनों वेक्टर कोइनिशियल हैं, दोनों एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। यही बात आप इस फिगर में डिफरेंस समझ जाएंगे कि यहां पर इस वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल आपस में कनेक्टेड है। यू कांट से इन योर सेकंड फिगर बोथ द वेक्टर्स आर कोइनिशियल, बट इन केस ऑफ योर फर्स्ट फिगर बोथ द वेक्टर्स आर कोइनिशियल। तो कोइनिशियल वेक्टर्स को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है फिगर, तो अब आपको अपने सेकंड कंसर्न पे आ जाना है और वो है कि मिनिमम एंगल बिटवीन देम शुड बी टेकन, शुड बी टेकन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जब इन वेक्टर्स को देखा कि ये कोइनिशियल है और थीटा एंगल शो हो रहा है और हमारा टॉपिक भी है कि एंगल पता करना है, सो इनके बीच का स्मॉलर एंगल ये है और ये इनके बीच का लार्जर एंगल है। सो आपको स्मॉलर एंगल पर फोकस करना है और जो स्मॉलर एंगल है वही उन वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। मान लीजिए आपका ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सो द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। यही डेफिनेशन हम लोग ने यहां पर राइट डाउन भी किया हुआ है कि हेड ऑफ टू वेक्टर और टेल ऑफ टू वेक्टर इज ज्वाइन, देन एंगल बिटवीन देम इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहां पे इस फिगर में दोनों वेक्टर्स के टेल आपस में कनेक्टेड है, सो उनके बीच का जो एंगल है वही उनके बीच का एंगल कहलाता है। बट कई बार ऐसा होगा जैसे ये फिगर है, इसमें नाइदर बोथ द हेड्स नॉर बोथ द टेल्स आर ज्वाइंट टुगेदर। सो इस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको एंगल पता है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जैसा कि यहां डेफिनेशन में हमने लिखा है, इफ हेड और वन इज ज्वाइन विथ टेल ऑफ नेक्स्ट, देन आउटर एंगल इज एंगल बिटवीन द वेक्टर। मींस व्हाट, कि ये एंगल हमको नहीं पता है, यहां पर दोनों हेड और टेल ज्वाइन नहीं है, तो क्या करेंगे, तो आउटर एंगल यानी कि ये एंगल आपको दिख रहा है, इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में आपका जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, आप अपने वेक्टर को उसी डायरेक्शन में प्रोसीड कर दीजिए। क्योंकि ऐसा करने से होगा क्या, हम लोगों ने वेक्टर की डेफिनेशन में पढ़ा था अपने पिछले क्लास में कि किसी वेक्टर को कब चेंज नहीं होता है, जब आप उसको उसी डायरेक्शन में प्रोसीड कर देते हैं। सो यहां पर ये जो मिनिमम एंगल है, ये जो स्मॉलर एंगल है इनके बीच का थीटा, ये एंगल हो जाएगा। तो आइदर इस फिगर के अकॉर्डिंग आप उसे आउटर एंगल कहिए या इस वेक्टर को प्रोसीड कर लीजिए और तब आप स्मॉलर एंगल लीजिए, दोनों बातें सेम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। बोथ द वेक्टर्स मस्ट बी कोइनिशियल, यानी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हो, जैसा कि फिगर फर्स्ट में है, एंड मिनिमम एंगल शुड बी टेकन। मींस स्मॉलर एंगल, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है उसमें ये एंगल बड़ी है, ये एंगल छोटी है, इसलिए हम इसमें छोटी वाली एंगल को कंसीडर करते हैं और वही उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं दोनों टेल्स ज्वाइंट है। अगर आप इस डेफिनेशन को यहां पर अप्लाई करेंगे, मींस आप इस वेक्टर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि इस पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इट मींस व्हाट, इट मींस कि बोथ द टेल्स आर ज्वाइंट टुगेदर or both the heads are joined together. In both these cases, we don't need to do anything extra. The given angle is the given between both the vectors. But if neither they are joined head by head, nor they are joined tail on tail, in that condition,
either we will proceed the given vector along shift along the given direction or the outer angle between them should be taken. इस तरीके से हम लोग एंगल फाइंड करते हैं दो वेक्टर्स के बीच का। और इस कड़ी में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, इस टॉपिक को और ज्यादा क्लियर करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वन विथ मैग्नीट्यूड ए एंड द अदर विथ मैग्नीट्यूड 2a एज डिपिक्टेड इन द गिवन फिगर। ये हमारा फिगर है, यहां पे आप वेक्टर देख रहे हैं, ए ये है, 2a ये है। यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है। आप जानते हैं आप इसको दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और वेक्टर के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेहद आसान रहेगा अगर आप इसे ऐसे प्रोसीड करते हैं कि ये इनके बीच का एंगल है थीटा। चलिए ट्रिगोनोमेट्री को फॉलो कीजिए। आप जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है बच्चों? a, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, और 2a का मैग्नीट्यूड 2a, आपको मिलेगा 1/2। और आप जानते हैं cos थीटा 1/2 मींस थीटा 60 डिग्री। तो दिस 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर 2a। सो एंगल निकालना निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे। और आज के क्लास को खत्म करने से पहले, ओवर करने से पहले, हम आपको एक होमवर्क देंगे जिसे कि आप सॉल्व करेंगे। फिर अगले क्लास में हम अपनी शुरुआत वहीं से करेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। इन द गिवन फिगर, यहां पे 2 3 4 वेक्टर्स हैं ए बी सी और डी, और एंगल्स दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। मींस ए और बी के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, सी और बी के बीच का एंगल क्या होगा, बी और सी का बीच का डायरेक्शन या एंगल, ये पता करना है कि इनमें से सबसे सही जवाब क्या है। आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिएगा। गुड बाय।